हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको जंतुओं में नियंत्रण समन्वय और पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर में मैं आपको पादप और मानव हार्मोन दोनों के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी सजीव जिसमें जीवन होता है अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन उनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। जैसे कोई अगर गर्म चीज़ पे हाथ लगाए तो वो हम इंसान अपना हाथ हटा लेते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ये उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। जैसे प्रकाश एकदम से ज़्यादा हो तो हम किस प्रकार की अभिक्रिया करेंगे, ठंड लगने पर कैसे करेंगे, ध्वनि आने पर और सुगंध और स्पर्श आने पर कैसे करेंगे। तो पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि पौधे का जीवन अलग तरीके से होता है और जंतुओं का जीवन अलग तरीके से होता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है। सभी जंतु जिसमें मनुष्य भी आता है दो तंत्रों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और समन्वय जो हमारे मनुष्य के अंदर होता है, जंतुओं के अंदर तंत्रिका या पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ग्राही अंग जो इन सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, और ये सारी ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां कितनी है? 5। नंबर 1 कान। कान से हम क्या करते हैं? सुनना, शरीर का संतुलन। नंबर 2 आँख, प्रकाश ग्रही, देखना, प्रकाश को ग्रहण करता है जिसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं। नंबर 3 त्वचा। त्वचा से हम ताप ग्रही होता है, गर्म और ठंडे का एहसास होता है। और हमारा क्या नाम कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श द्वारा हमें चीज़ों का पता चलता है। फिर है हमारा नाक। नाक से हम ग्रहणग्राही है, हम ग्रहण करते हैं, गंध का पता लगाते हैं। जीभ। जीभ रसवेदी ग्राही है और जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका किसका बना होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार ये चित्र दिखाया है इसकी संरचना एक धागे जैसी होती है। और तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन के कौन कौन से भाग हो? तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन के भाग होते हैं। नंबर 1 द्रुमिका। कोशिका काय के निकलने वाली धागे जैसी संरचना, जैसे ये धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये धागे जैसी संरचना है। फिर है कोशिका काय। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। नंबर 3 तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिकाएं तक पहुंचाता है। इस तरह मनुष्य में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके बाद मैं बताऊंगी अंतर्ग्रहण सिनेप्स के अंतर्ग्रथन। ये तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का भाग होता है, जहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे वह आगे की ओर संचरित हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? एक उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम ठंडी चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो तुरंत हाथ लगाते हैं, गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगाते हैं तो तुरंत, इसको ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि अनुक्रिया हाथ का पीछे हटा लेना। सबसे पहले उद्दीपन प्रकाश है, अंतर्ग्राही त्वचा है, मेरु रज्जु तक सूचना पहुंची, फिर कार्यकारण पेशी, और अनुक्रिया हमारी क्या होती है? हम ऐसे ऊष्मा से या गर्म चीज़ पर कैसे हम हाथ हटा लेते हैं। सबसे पहले ऊष्मा, फिर ग्राही अंग त्वचा। हम त्वचा से होती है, त्वचा से वो संकेत कहाँ पहुँचता? मेरु रज्जु में। फिर कार्यकर अंग पेशी, और उसी के अनुक्रिया फलस्वरूप हम अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेते हैं। अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक जो हमारे इच्छा पर निर्भर करती है, इसका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण बोलना, लिखना, हम जब चाहते हैं बोलते हैं, जब चाहते हैं लिखते हैं। दूसरा अनैच्छिक क्रिया, ये मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना आदि। तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि गर्म चीज़ को हम छूने पर तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अब ये है क्वेश्चन हमारा कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ क्रिया परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर या पैनी वस्तु चुभने पर हम तुरंत क्रिया करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। क्रिया मस्तिष्क के स्थान मेरु रज्जु द्वारा उत्पन्न होती है और जो
जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और परिधीय तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और में मेरुरज्जु आते हैं और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिक और मेरु तंत्रिका आते हैं, जो मेरुरज्जु से कनेक्टेड होता है। इसके बाद मैं आपको आऊँगी मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र, एक होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा जटिल ये विशिष्ट भाग होता है, प्रमस्तिष्क भी कहलाता है इसको। कार्य क्या है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला, हम जो सोचते हैं वो इसी भाग में से सोचते हैं। इच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता, सूचनाओं को याद करता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना और उसका समायोजन करना। भूख से, और ये 5वां भूख से संबंधित केंद्र। फिर है मध्य। मध्य जो बीच वाला है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। फिर तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग हैं। अणु मस्तिष्क शरीर की संस्थिति एवं संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना, उदाहरण पेन उठाना। मेडुला यह अनुच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। नंबर 3 पंस, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है, इसे कहते हैं पंस। ये हमारा मानव मस्तिष्क का भाग दे रखा है, जिसमें हमारे सारे अग्र, पश्चिम, मध्य और अणु मस्तिष्क, मेडुला सबकी चित्र में दिया गया है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु जो होता है कि सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। इस प्रकार ये हुआ मानव मस्तिष्क। अब मैं आपको बताऊंगी तंत्रिका तंत्र ए पेशी उत्तक के बीच में समन्वय कैसे होता है। जैसी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों से कहाँ पहुँचता? संवेदी तंत्रिका तंत्र में। संवेदी तंत्रिका तंत्र से वो सूचना पहुँचती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। सूचना प्राप्त व समर्पित करना, निर्णय लेना, अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रेरक तंत्रिका तंत्र से हमारा जाता है पेशी उत्तक, और पेशी उत्तक से पेशीय संकुचन होता है। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या हैं? विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, और उस समय लेने के बाद ही वह कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर पाती। नंबर 3 पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, केवल मानव या जीव, जो मानव है और जीव जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। अब यह है रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि पौधों में समन्वय किस प्रकार होता है। पौधों में किस प्रकार समन्वय होता है? पौधों में गति होती है, ये वृद्धि पर निर्भर ना होना, वृद्धि पर निर्भर गति। एक वृद्धि पर निर्भर होती है, एक वृद्धि पर गति निर्भर नहीं होती। नंबर 1 उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर ना होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका जो होती है अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण छुई मुई के पेड़ को जब हम छूते हैं तो पत्तियों को अपने पे सिकुड़ देता है। ये तो था वृद्धि पर निर्भर ना होना। अगर वृद्धि पर निर्भर होते हैं कारण गति होती है, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। पतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे पतान वस्तु के चारों ओर लिपट जाता है। प्रकाश अनुवर्तन एक गति होती है प्रकाश, जहाँ प्रकाश होता है प्रकाश की तरफ गति करती है। नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की तरफ या दुर्गति, जैसे जड़ें नीचे की तरफ जाती है। नंबर 3 रसायन अनुवर्तन क्रिया, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति। नंबर 4 जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद है पादप हार्मोन। जिस तरह मानव में हार्मोन पाए जाते हैं, पादप में भी जो हार्मोन पादप में पाए जाते हैं वे पादप हार्मोन कह देते हैं। पादप हार्मोन निम्न प्रकार के एक ऑक्सीन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक करता है। जिबरेलिन तनी की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एब्सिक्सिक अम्ल वृद्धि स्पर्धन में ज़रूरी होता है। पत्तियों का मुरझाना और तनाव हार्मोन में होता है ये। इसके बाद मैं अब बताऊंगी जंतुओं में। जिस तरह पादप में पाए जाते हैं पादप हार्मोन कहते हैं, उसी प्रकार जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन को जंतु हार्मोन कहा जाता है। जंतु हार्मोन भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 है थायरॉक्सिन।
ये अवटु ग्रंथि में होता है, गर्दन में पाया जाता है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचयन। नंबर 2 वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मस्तिष्क में पाया जाता है, वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। एड्रिनल अधिवृक्क, ये वृक्क के ऊपर वाले भाग में होता है, बीपी व हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रण करता है। नंबर 4 इंसुलिन, ये अग्नाशय पाया जाता है उदर के नीचे, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नंबर 5 लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में, वृषभ में पाया जाता है, और जो एस्ट्रोजन है मादा में वो अंडाशय में पाया जाता है। पेट का निचले हिस्से में इसका स्थान है। यौवनावस्था में संचित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता। नंबर 6 मोचक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है, ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये थे जो जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन, उनके स्थान और उनके कार्य और किस किस ग्रंथि पाया जाता है। अब आता है कि हम लोगों को हमेशा कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त क्यों खाना चाहिए? हमारे शरीर में एक अवटु ग्रंथि जैसे थायराइड अवटु ग्रंथि है, जैसे मैंने बताया, उससे थायरॉक्सिन नामक बनता है, थायराइड ग्रंथि भी जिसे कहते हैं। वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाच्य का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की वृद्धि संतुलित मात्रा में हो सकती है। अतः अवटु ग्रंथि को सही ढंग से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे गला फूल जाता है, जिसे गोइटर बीमारी भी कहा जाता है। अब मैं आप बताऊंगी मधुमेह और डायबिटीज़ किसे कहते हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका निदान होता है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा के इसका उपचार किया जा सकता है। अब है पुनर्भरण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्थापित होना हमारे शरीर के लिए अधिक हानिकारक है, चाहे वो अधिक हो हार्मोन तब भी हानिकारक है और कम हो तभी हानिकारक हो। पुनर्भरण क्रियाविधि वे सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में और सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा की को नियंत्रित करने की विधि को पुनर्भरण क्रियाविधि कहा जाता है। तो ये था मेरा आज का 7वां चैप्टर साइंस का नियंत्रण और समन्वय। आपको कैसा लगा? इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।